सी, अगर कोई अभिक्रिया है ए टू बी, ए क्या है अभिकारक है, बी उत्पाद है, तो अभिक्रिया के वेग को हम देख सकते हैं कि ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर और जो अभिकारक है उसकी सांद्रता घटती घटती जाएगी। अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उत्पाद बढ़ते जाएंगे, तो निगेटिव चिन्ह मतलब सांद्रता घटेगी टाइम के साथ साथ। तो वो क्या है, वो है ए की पावर एक्स के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। और जो है के जो है वेग स्थिरांक, तो एक्स अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं, मतलब अभिक्रिया की सांद्रता पे जो है निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग। और दूसरी चीज जो के है वेग स्थिरांक, इस पर निर्भर करेगा। तो जो अभिक्रिया का दर या वेग है वो एक तो अभिक्रिया की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, दूसरा के पे। और के किस पे डिपेंड करता है? के डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, उत्प्रेरक पे, बाकी सब चीज़ों पे के डिपेंड करता है। तो ये जो कारक होंगे वो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। जैसे ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें नंबर 1 पे क्या दिया? अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है। यानी निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है नॉर्मली, अगर अभिक्रिया की कोटि जो है वो निगेटिव नहीं है तो। ओके, मोस्टली, ठीक है। तो अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड होगा अभिक्रिया का वेग। दूसरा फैक्टर हो जाएगा तापमान का। सामान्यतः ताप वृद्धि पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब जो अगर हम दो टेम्परेचर ले जिनके बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, ठीक है, तो उनमें जो वेग स्थिरांकों का अनुपात होता है वो उनका ताप गुणांक कहलाता है, ठीक है। ताप, उसके अलावा उत्प्रेरक, दाब, ठीक है, ऐसे कई सारे कारक हो जाएंगे। तो हम जो है अभिकारकों की सांद्रता और जो है ताप बता देंगे या फिर उत्प्रेरक बता देंगे, ठीक है। उत्प्रेरक क्या करते हैं? उत्प्रेरक की जो है कई बार कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है पर वो जल्दी से जल्दी उत्पाद बनवा देता है, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सामान्यतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक भी होते हैं वैसे जो घटा देता है, पर नॉर्मली बढ़ता है, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जो अभिक्रिया को प्रोसीड कर, मतलब अभिक्रिया होनी स्टार्ट हुए उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए वो होती है सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। का मान कम हो जाता है तो कम एनर्जी पे ही अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जिससे जो एक्टिवेटेड अणु, मतलब जितने अणु उस ऊर्जा को प्राप्त कर चुके हैं उनकी संख्या जो है बढ़ जाती है, उनका फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये कारक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमियम Z बराबर 24 और कॉपर Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और संक्रमण तत्वों के दो प्रमुख लक्षणों की व्याख्या भी कीजिए। देखो क्रोमियम और कॉपर का ही क्यों पूछा इतनों में से, देखो है ना, खास बात है इसमें भी। सी, जैसे जो क्रोमियम है वो कितना है, उसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 24। तो अगर नॉर्मली देखोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा 3d4 और 4s2, ठीक है। ऐसे करते होंगे 1s2 2s2 2p6, आता ही होगा ना, 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ये जो 3d कक्षक है अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाए 3d में तो 3d अर्धा भरा हो जाएगा, ठीक है, अर्ध भरा हो जाएगा 3d5 और 4s1। तो ये क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, ना कि ये नहीं होता, मोस्टली ये होता है 3d5 और 4s1। ऐसे जो कॉपर है, कॉपर Z बराबर 29, वैसे तो होना चाहिए 3d9 और 4s2, ठीक है, पर पाया किस में जाता है? पाया जाता है 3d10, ठीक है, पूरा हो रहा, और 4s1, क्योंकि अगर ठीक आधा भरा हुआ या ठीक पूरा भरा हुआ जो डी कक्षक होता है वो अधिक स्थायी होता है, यानी उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 4s2 में न जाके 3d10 और 3d5 ऐसे ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि संक्रमण, ठीक है, इसके पहले आप ऐसे लिख सकते हो 18 तक का तो आर्गन का ही आएगा, आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो आर्गन 18 और उसके आगे ये, ओके। तो गुणधर्म में जो है हम बता सकते हैं कि ये जो है मोस्टली जो है धातु होते हैं, ठीक है, और धातु वाले गुण होते हैं इनमें, मतलब
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब ताकतवर होते हैं, ठीक है ना। जैसे लोहा है, कितना मतलब घर वर बनाने में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन वो बियर कर सकता है। उच्च तापीय स्थायित्व, उच्च विद्युत चालकता, धात्विक चमक, ठीक है, धातु होते हैं मोस्टली हम कह सकते हैं। और जालक संरचनाएं कह रहा है, देखो जालक संरचनाएं होती थी, चैप्टर 1 था 2 समझते, उसमें थी BCC और जो है HCP, ये वगैरह होती थी, ठीक है। तो ये जो है मोस्टली ये जो कह रहा है जिंक, कैडमियम, मरकरी, Mn को छोड़कर नॉर्मली जो है एक से अधिक प्रकार की संरचनाएं दिखाते थे। तो एक तो गुण हो जाएगा धात्विक गुण है। उसके बाद जो है परमाणविक त्रिज्याएं जो है इनकी घटती है, जैसे स्कैंडियम से लेके जो है लगभग आयरन कोबाल्ट तक तो मतलब घट ही रही है। उसके बाद थोड़ी कांस्टेंट सी होकर एंड में जो है बढ़ती है, ठीक है। ये जैसे ये सबसे नीचे 3D के है, 4D के, फिर 5D के। तो परमाणविक त्रिज्या पहले घटती है, फिर कांस्टेंट सी होती है, फिर बढ़ती है। गलनांक तथा क्वथनांक जो है इनके उच्च होते हैं, ठीक है। अब सारी धातु है, इतनी जल्दी तो जो है लिक्विड नहीं हो जाएगी नहीं वो, ठीक है। तो एक दो एक्सेप्शन भी है, जिंक वगैरह, ठीक है। वैसे वो संक्रमण में आते भी नहीं। संक्रमण तत्व में कौन आते हैं, जिनमें जिनका जो D ऑर्बिटल है वो पूर्ण रूप से ना भरा हो, ठीक है, मतलब आंशिक रूप से जो भरा होता है वो संक्रमण तत्व होते हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है संक्रमण तत्व नहीं होते, ठीक है, ये आपको याद रखना। डी ब्लॉक के तत्व बट नॉट संक्रमण तत्व। भी गुण है उत्प्रेरक के गुण है, जो है ये जो है बहुत सारे विक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं, जैसे खासतौर पे आयरन, प्लेटिनम, पैडमियम, निकेल और V2O5, ठीक है, उत्प्रेरक का काम करते हैं ये। के अलावा ऑक्सीकरण अवस्था एक से ज़्यादा दिखाते हैं। चुंबकीय गुण है, चुंबकीय अनुचुंबक तो पाया जाता है इनमें। तो कई सारे गुण हैं इनके। यौगिकों में रंग होता है, ठीक है। एक बार अपनी बुक लेके भी अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, ऑलराइट। तो अगला कह रहा है कि उपसह संयोजन यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT को समझाइए तथा इसकी सीमाओं को लिखिए। ओके, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, विपाटन लिख दिया इसने। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है 1929 में फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिक्स में काम कर रहे, ठीक है ना, फिजिक्स वालों का सिद्धांत है, यानी कि हैंस बेथे ने दिया था, जो कि धातु आयन और लिगैंड के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पर आधारित था। मीन्स वोट कि इसमें माना गया था कि जो धातु है, धातु एक पॉजिटिव बिंदु आवेश की तरह है, ठीक है, मेटल पे पॉजिटिव आवेश है, और जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स के पास क्या है, निगेटिव आवेश है, ठीक है। और हमें को पता ही है पॉजिटिव आवेश निगेटिव आवेश को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये कॉम्प्लेक्स बनता है कि जो धातु के पास पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में आकर्षण होता है, यानी कि ये कहना चाह रहा था कि आयनिक बॉन्ड इनके बीच में बनता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जो बॉन्ड माना गया धातु और लिगेंड के बीच में वो आयनिक माना गया, ठीक है। तो इस सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पना इस प्रकार है। पहली चीज क्या है कि धातु आयन को धनात्मक बिंदु आवेश माना जाता है, जबकि लिगेंड जो है ऋणात्मक बिंदु आवेश अथवा एक द्विध्रुव होता है। जैसे कि हमारा जो लिगेंड है H2O लिगेंड है, ठीक है, H2NH3 है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई तो वो कैसे है। तो देखो हमको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर निगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये एक डाइपोल है, ठीक है, द्विध्रुव है। तो यानी लिगेंड जो होगा मेरा, या तो जो है जैसे Cl निगेटिव है, ठीक है, तो उसको या तो ऋणात्मक बिंदु आवेश की तरह मानेंगे या एक द्विध्रुव की तरह, ठीक है। इसमें दो द्विध्रुव होंगे, उनका कुछ रिजल्टेंट निकल जाएगा ऐसे। तो जो धातु आयन है वो तो क्या एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज धनात्मक बिंदु आवेश है, और जबकि लिगेंड जो है वो ऋणात्मक बिंदु आवेश अथवा एक द्विध्रुव होता है, ठीक है। जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है, ठीक है, मतलब जो लिगेंड है वो जो है मेटल आयन इसके पास आए, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समभ्रंश, इस शब्द को हम समझेंगे समभ्रंश। ये देखो इसके जो है जब मुक्त अवस्था में धातु आयन होगा तो उसके ये D ऑर्बिटल्स है, 5 D ऑर्बिटल्स होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y², ठीक है, ये है DX² - Y²
और डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये पांचों की एनर्जी जो है सेम होती है, सेम सिमिलर एनर्जी। तो इनको बोलते हैं हम समबरंस, या इंग्लिश में बोलते हैं डी जनरेट, ठीक है। डी जनरेट, डी जनरेट डी कक्षक है, ठीक है। अब जो हम मानते हैं कि लिगेंड्स इनके पास आ रहे हैं, ठीक है, लिगेंड्स इनके पास, इन्होंने सोचा ओहो बेटा एनर्जी बढ़ेगी, यानी लिगेंड्स पास आएंगे तो उसकी वजह से इनको क्या लगा कि हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, उनका जो है इन डी ऑर्बिटल्स पर रिपल्शन लगेगा लिगेंड्स का, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको लिगेंड निगेटिव चार्ज है तो उसका रिपल्शन लगेगा। बट क्या हुआ कि कुछ ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज़्यादा लगा, उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ी, और कुछ पे रिपल्शन कम हुआ, उनकी एनर्जी कम बढ़ी। मतलब जो ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के थे, अब वो अलग अलग एनर्जी लेवल पे क्या हो गए, बट गए, दो समूह में बट गए, जिनको हम एक को बोला हमने T2G और एक को बोला EG, ठीक है। तो T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब 3 ऐसे जो समबरंस है, मतलब समान एनर्जी के, ठीक है। और EG का मतलब होता है डबली डीजेनरेट, ठीक है। और ये जो है इस तरह की जो विपाटन होता है वो डेल्टा टी लिख रखा है इसने, डेल्टा नोट, ये ओक्टाहेड्रल फील्ड में होता है, ठीक है। ओक्टाहेड्रल मतलब जब 6 लिगेंड जुड़ते तो ओक्टाहेड्रल शेप का जो मेरा कंपाउंड बनता है, तो ओक्टाहेड्रल फील्ड में ऐसा विपाटन होता है, ठीक है। तो जब लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समवर्ष समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं, ठीक है। डी कक्षकों के विभाजक लिखते हैं, विभाजन दो समूहों T2G जिसमें DXY DYZ और DXZ होते हैं तथा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर में होता है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, देखो जो DXY DYZ और DXZ है वो ऑर्बिटल, जैसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो जो DXY है वो जो है ऐसे अक्षों के बीच में पाया जाता है। एक्चुअली ये है क्या, ये DXY का मतलब क्या है, ये एक मतलब आपने 12th में मैथ में पढ़ो ना अवकल समीकरण, तो एक तरह से एक अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि जिसको अगर हम प्लॉट करते हैं कंप्यूटर की मदद से तो वो दिखाता है कि ऑर्बिटल पता है ना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या संभावना है, तो वो अक्षों के ऐसे बीच में पाया जाता है। और जो ओक्टाहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड्स है वो आते हैं अक्षों से, ठीक है। लिगेंड्स जो है अक्षों से आता है ऐसे, ठीक है। ऐसे लिगेंड जो है निगेटिव आवेश उस पर दिखाना है, तो लिगेंड ऐसे आते हैं अक्षों से, तो इन पर रिपल्शन कम लगता है तुलना में, जैसे अगर मैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाऊँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये जो ऑर्बिटल है मेरा ये एक्स पे, ये मेरा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। तो इस पर रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जब एक्सियल जो लिगेंड्स आ रहे हैं मेरे अक्षों की तरफ से आ रहे हैं तो इस पे रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, इस पे रिपल्शन कम लगेगा, तो इसकी एनर्जी कम बढ़ेगी। यहाँ से नॉर्मली तो एनर्जी बढ़ी है पर इसकी एनर्जी कम बढ़ी और इसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। तो जो मेरा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है और DZ स्क्वायर है तो ये अक्षों पे पाए जाते हैं, और ये तीनों अक्षों के बीच में, तो इनकी एनर्जी कम बढ़ती है ओक्टाहेड्रल फील्ड में और इनकी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये हाई एनर्जी पे चल जाते हैं, ये लो एनर्जी पर, इनके बीच में एक ऊर्जा अंतराल हो जाता है, ठीक है, डेल्टा नोट, जो क्या ऊर्जा अंतराल, ठीक है। और ये जो काल्पनिक हम मानने की सर्कुलर आएंगे वे सब एक तरफ से जो लिगेंड का फील्ड होगा वो, तो उसमें तो सबके एनर्जी हम इक्वल मान के चलते हैं, बट क्योंकि वो एक्सियली आ रहे हैं अक्षों की तरफ से आ रहे हैं तो कुछ की एनर्जी बढ़ रही है कुछ की उतनी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं बेरी सेंटर, ठीक है। बेरी सेंटर से कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी और कुछ की बढ़ जाएगी, ओके। तो ये तो हो गया ओक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है। चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल में इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। यानी जो T2 इनमें जी नहीं लगाते हम, जी एक्चुअली सिमेट्री के लिए होता है, तो वो ओक्टाहेड्रल में होता है, तो जी तो दोनों का अटक है, तो जो T2 ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी जो है इसमें ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और इनकी कम हो जाती है, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल है उसमें जो लिगेंड्स आता है तो वो क्या होता है, सपोज कि ये जो है मेरा धातु आयन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो लिगेंड्स आएगा वो कॉर्नर से आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा, कॉर्नर से आएगा टेट्राहेड्रल में, ओके। तो जो है 8 कॉर्नर है इसमें और 4 लिगेंड होते हैं टेट्राहेड्रल में, तो 4 कॉर्नर से आएगा, अल्टरनेट कॉर्नर से ऐसे लिगेंड यहाँ पे, और इसके सामने तो जैसे ये हो गया,
इसके सामने ये मतलब 4 अल्टरनेट कॉर्नर से लिगैंड आएंगे, ठीक है, 4 उसे बॉन्ड बना लेगा। ओके, या तो यहाँ से आएगा तो फिर यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ से नहीं आएगा, और एक यहाँ से आ जाएगा बस, ठीक है। तो ऐसे टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर से आते हैं तो इस बार कॉर्नर वालों की एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, जो बीच में पाए जाते हैं, और जो ये हैं बेचारे जो जो एक्सिस पे पाए जाते हैं उनकी एनर्जी इस बार उतनी नहीं बढ़ी, ठीक है। तो ये नीचे रह गए कम एनर्जी में और ये ज़्यादा रह गए, ठीक है। तो ये जो है परिकल्पना है टूट कुछ इसकी हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो मेन चीज़ क्या है कि डी ऑर्बिटल्स की इसमें स्प्लिटिंग जो है समझाई गई है कि डी ऑर्बिटल्स डिजेनरेट ना रह गए, उनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। अब हम कलर समझा सकते हैं इजीली कि कलर क्यों है, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेके इधर चला जाएगा, ठीक है, तो जब वो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करेगा उस वजह से कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज सीएफटी की वजह से हम समझ पाए कलर और चुंबकत्व को, जो वीबीटी नहीं समझा पाई उसको हम समझ पाए। बट अब कुछ इसकी कमियां हमें देखनी पड़ेगी कि इसके बाद हमारी एमओटी भी थ्योरी आई थी, तो इसकी कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो हम देखते हैं अभी। ओके, क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। पहली चीज, इसमें जो है धातु और लिगैंड के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको क्या माना गया है, आयनिक बॉन्डिंग, मतलब स्थिर विद्युत प्रभाव माना गया है, ठीक है। तो मतलब ऑर्बिटल्स वगैरह ओवरलैपिंग, इलेक्ट्रॉन का डोनेट, कोवेलेंट बॉन्डिंग को पूरी तरीके से ही नकार दिया गया है, ठीक है, कि बस आयनिक बॉन्ड जिसको कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज जो है, इसने केवल डी ऑर्बिटल्स के विपाटन के बारे में बताया। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग तो हमने देखे है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पर इन्होंने कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया, कि नो कमेंट्स प्लीज। तीसरी चीज जो है कि यह सिद्धांत लिगैंड के बारे में, लिगैंडों के निश्चित विपाटन की व्याख्या करने में असमर्थ है। मतलब ये सिद्धांत हमें ये नहीं बता सकता कि जो Cl निगेटिव है वो एक वीक लिगैंड क्यों है, जो Cn निगेटिव है वो प्रबल लिगेंड क्यों है, या CO जो है कार्बोनिल लिगेंड वो Cl निगेटिव से इतना प्रबल क्यों है, बल्कि उस पर तो चार्ज भी नहीं है, Cl निगेटिव पर तो निगेटिव चार्ज है बिंदु आवेश, तो वो ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, तो वो इस बारे में ये सिद्धांत नहीं बता पाता। इसमें लिगेंड जो है संकुल के पाई बॉन्ड को नहीं समझाता है, ठीक है, कि इसने तो बॉन्डिंग को जो है मान लिया नहीं कि आयनिक बॉन्डिंग है, तो जो है पाई बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ये बताए गए नहीं, कुछ नहीं बताया उस बारे में। और पांचवी चीज है कि इसने लिगैंड को कोई महत्व नहीं देता। इसका मतलब है कि जो लिगैंड के ऑर्बिटल्स हैं, जैसे वीबीटी में कहते हैं कि लिगैंड के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं मेटल आयन के ऑर्बिटल्स, तो इसने लिगैंड के ऑर्बिटल्स के बारे में कोई बात ही नहीं की, ठीक है। तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं, प्लीज कुप्पे पे इनको नोट कर लीजिए। और आज के वीडियो में जो है हम जो है 5 का घ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से अपने सेट को जारी रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।